Br एक ऊपर वाले केस में आ सकता है, अगर एनसीसी नीचे बना होगा तो नीचे वाले केस में आ सकता है। 2 इससे कितने प्रोडक्ट आए 2, इससे कितने प्रोडक्ट आए 2, तो टोटल मिला के जब कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो एंटाई इनांशियोमर्स को अलग नहीं कर सकते, इनांशियोमर्स को अलग नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसी जगह पर एक काइरल पी में नजर आ रहा है, तो यहां से गाइस दो चीजें हो सकती हैं। हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, स्टूडियो केमिस्ट्री आपके पास आएगी और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्टूडियो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बहुत लोचा करता है गाइज। अब देखो सवाल पैदा क्या होता है, हम स्टूडियो केमिस्ट्री को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसको किसी चैप्टर में इंप्लीमेंट करने की बात आती है तब हम नेगेटिव कर जाते हैं। यही फैक्ट है ना, मानते हो ना इस बात को, कि मान के चलो किसी जगह हमने सिग्नल एलिमिनेशन पढ़ लिया, या मान के चले किसी जगह हमने एंटाई एडिशन पढ़ लिया, या मान लीजिए किसी जगह पे हमने रेसमिक या मीजो का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, या मान लीजिए किसी जगह हमने किसी सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट को किसी चैप्टर में मान लो हाइड्रोकार्बन में लगा रहे हैं, हैलाइड्स में लगा रहे हैं, या मान लो कार्बोनिल कंपाउंड में लगा रहे हैं, या मान लो साइनाइड में लगा रहे हैं, तो जहां पे जब हम उस स्टूडियो केमिस्ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं जो कि आपसे जेईई और नीट करवाती है, उस टाइम हम गलती कर जाते हैं। तो गाइस एक्चुअल में जो एक लैग रह जाता है ना स्टूडियो केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल नॉलेज और जो एप्लीकेशन पार्ट है, उसको मैंने आज के इस लेक्चर में कुछ बहुत ही मास्टरपीस प्रॉब्लम्स का यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा। तो गाइस शुरू से लास्ट तक देखना और बने रहना गाइस। हम स्टार्ट करेंगे पूरे एनर्जी, जोश और जुनून के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम इसको किसी कहानी या एपिसोड के जैसा सुनोगे तो ये तो कोई स्टोरी नहीं चल रही ना, तो फायदा तो होगा नहीं। तो आपका मेन हथियार, वेपन ही तो आपका पेन और नोटबुक है मेरे भाई। तो पेन और नोटबुक लेके बैठो और नाउ जो फाइनली मैं बोलता हूं, क्लोज योर आईज फॉर 3 or 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो पूरी पावर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ एक क्वेश्चंस को यहां पर पुट किया है। इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही क्वेश्चंस है, इसे बहुत तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप सवाल के अंदर की जो फील है ना उसको समझे, मतलब पूरा इस सवाल के मजे लेने की कोशिश करें कि सवाल में क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है और क्या क्या इससे प्रोबेबिलिटीज है। समझिए सबसे पहले एक अननोन सबस्ट्रेट है P, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। बढ़िया जी, दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसअपीयर हो जाती है जब इस अननोन कंपाउंड P को हम एसिडिफाइड करते हैं KMnO4 के साथ। इससे Q बनता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता था, बताइए Q क्या हो सकता है। या विद हीटेड कॉपर व्हिच प्रोड्यूसेस R, कॉपर के साथ हीट करने पर भी ये कुछ R दे रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था, बताओ R क्या है। फिर बोला गया है P प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट। आपको पता है सिल्वर मिरर टेस्ट, आपको पता है टॉलरेंस टेस्ट, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट से जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज अ काइरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो P क्या हो सकता है और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल है P के लिए, ये हमारा सवाल है। बहुत तरह के सवाल मैं इसमें ऐड कर सकता था, पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, काइरल क्या कितने हैं, आइसोमर्स कितने, सबके आंसर्स मैं दे दूंगा। आप पहले बेटा इसको खुद से सॉल्व कीजिए। कर लिया? नाउ माय टर्न। सबसे पहली चीज आप बताइए कि सब्सटेंस P जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है। आपको देखने पे समझ में आ रहा होगा कि जी हां सर जी, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देते हुए कई कंपाउंड नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है तो आगे बढ़ना होगा। दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसअपीयर्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड KMnO4। ओके, एसिडिफाइड KMnO4 से डिसअपीयर होती हुई तो इन केसेस में नजर नहीं आ रही। गाइस क्यों ना हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं। हीटेड कॉपर के साथ ये कुछ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। हीटेड कॉपर के साथ ये भी कीटोन बन सकता है, ये भी कीटोन बन सकता है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बन सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है जो टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। बस यहां पे सब कुछ क्लियर हो गया। टॉलेंस ये दे सकता है, तो जरा चेक करें कि क्या बाकी के ऑप्शंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो चलिए, अभी तक टॉलेंस देख के बी लग रहा है, हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्या इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है? तो जी हां, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन है, ये काइरल कार्बन
कार्बन है, इसका मतलब पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। हमारा काम ये नहीं होता है कि आंसर निकाल के चले गए बेटा, आंसर लाना बहुत आसान होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना यही सवाल आएगा, इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल आएंगे। तो आप समझे कि सर ने क्या किया है, गुरुजी ने क्या किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये काइरल है, तो गाइस ये क्या होगा, जी हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहली चीज तो नजर आ रही है। चलिए इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। चलो कराते हैं। तो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ कराएंगे तो देखो क्या होगा, ये रहा K, ये रहा MnO4 और ये क्या है, एसिडिफाइड है, ये आपका एसिडिफाइड KMnO4। परफेक्ट। अब एसिडिफाइड KMnO4 क्या करेगा मेरे भाई, ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है, आपको पता है KMnO4 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, ये दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से यहां से यहां से यहां से C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यहां से आइए, यहां से ये जो CH2OH है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए गाइस आपको यहां तक नजर आ गया। अब बताइए क्या बोला गया था कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये खत्म हो जाती है, डिसअपियर। क्या खत्म हुई, जी हां खत्म हुई। क्यों, क्योंकि यहां पे CH2COH अब ये कायरल नहीं है, नाउ दिस इज अकाइरल। अब ये कायरल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव अभी नहीं है। आगे बात करते हैं। फिर बोला है हीटेड कॉपर के साथ, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। आपको पता है कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर जब हम हीट करते हैं तो कुछ एक चीजें होती है, क्या, ये एल्डिहाइड को कुछ नहीं करता पर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा, यहां से तो एल्डिहाइड को ये छेड़ेगा ही नहीं, यहां से C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका देखो पहले में क्या बना था, इसके साथ Q बन रहा था, तो दिस इज योर Q, समझेंगे, एंड दिस इज योर R। अब बताइए क्या R आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, आंसर यस या नो, क्या R ऑप्टिकली एक्टिव है, आंसर है नहीं। कैसे सर जी, देखो CH2COH एल्डिहाइड है, CH2COH एल्डिहाइड है, यहां पे आप क्लियर देख पा रहे कायरल नहीं है, तो अगेन ये वाला जो कायरल है कार्बन है, दिस इज अकाइरल कार्बन, तो अगेन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो यही तो बोला है प्रोड्यूसेस विच हीटेड कॉपर, हाँ हीटेड कॉपर के साथ में हीट करने पर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसअपियर हो जाती है दोनों केस में। लेकिन इसने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि सिल्वर मिरर जब दे रहा है तो ये एक कायरल कंपाउंड बनाता है। चलिए देखते हैं। अगर गाइस हम इसका रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH माइनस, दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट, इसके ऊपर प्लस है, ठीक है। सिल्वर मिरर देगा तो कौन रिएक्ट करेगा, जी हाँ ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, जी हाँ एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो गाइस देखते हैं क्या बनता है, यहां से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और O माइनस है ना, Na+ है ना, जी हाँ ये आ जाएगा। आप ये कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्ट ही बना के रख दीजिए, सिर्फ Na+ नहीं, सिर्फ सॉल्ट बना के छोड़ दीजिए, बना के छोड़ दिया सॉल्ट, आप चाहे तो एसिड भी बना सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से आ जाइए, इस जगह से क्या हो गया आपके पास, जी हाँ यहां से हो गया है OH, ठीक है। आप चाहते तो यहां पर एसिड बना सकते थे, मैंने क्यों नहीं एसिड बनाया, क्योंकि एल्कलाइन मीडिया है और एल्कलाइन मीडिया में क्या होता है, जी हां एसिड नहीं रह सकता, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए क्या ये कार्बन कायरल है, अब बताइए क्या ये कार्बन कायरल है, CH2OH CH2CO और यहां से CH2CH3, आंसर है यस, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। कायरल होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आंसर है यस सर, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यस ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे भाई टोटल मिला के आपको P क्या था, Q क्या था, R क्या था, S क्या था, ये सब सेटिस्फाई हो गया। अब बाकी के साथ करके देखेंगे, अब सेम वे में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो देखते साथ ही समझ में आ गया ये आंसर है। सवाल आता है अगला, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर P। अब देखो गाइस समझना, यहां पे समझने की बस समझदारी पे सब कुछ टिका है। यहां पर किसी तरह का कायरल, किसी तरह का कायरल नहीं है, किसी तरह का कायरल नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ इसी जगह पर एक कायरल P में नजर आ रहा है। तो यहां से गाइस दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है, जी हां ये या तो D वाले फॉर्म में रहेगा, या तो D रहेगा, या तो L हो सकता है, मतलब RS2 इसके फॉर्म आ सकते हैं। तो गाइस क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहां पर स्टीरियो सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से ये या तो EZ मतलब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाए, या तो किसी तरह की कायरल की वजह से इनांसियोमरिज्म टाइप की चीज आए, ठीक है। तो यहां सिर्फ एक
एक ही कार्बन है जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अगर एक से ज्यादा होता तो उसमें क्या आप मीजो वीजो और बाकी चीजें भी चेक कर सकते थे, बट यहां सीधा सिंपल और साधारण सा है। जब कभी भी आपको एक कायरल कार्बन दिखता है ना गाइस, तो मतलब आप मान के चलो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होके ही रहेगा, बिकॉज सिंगल कायरलिटी है तो आप इसमें इनएक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सिंपल है, दो बनता हुआ नजर आ रहा। बता दीजिए मेरे भाई, सबको समझ में आया? करना क्या था, इन कुछ इक्वेशंस को मिक्स करके थोड़ी सी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिल्वर मिरर, कॉपर, हाँ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लगा के आपसे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पर स्टूडियो को चेक करने की इन्होंने कोशिश की है। तो आई होप एक मॉडरेट लेवल का सवाल था, लेकिन गाइस ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने रेस पकड़ा है, अभी तो चीजें और आएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा छोटा सा और ट्रिकी सा सवाल है, और मैं इस तरह के सवाल को क्या बोलता हूं, बिल्कुल तीखा मिर्ची। नहीं, तीखा नहीं, तीखी होती है ना, तीखी मिर्ची। अब क्यों मैं बोलता हूं समझना, क्योंकि छोटा सवाल है और इसमें बहुत ही बढ़िया सा लॉजिक है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए गाइस। जब आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, बीओसी, क्या बीओसी कब पढ़ाया जाता है? जब आप क्लास 11th में जाते हैं, जाते साथ आपको 4 लेक्चर में बीओसी पढ़ाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आई, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है, एलिफैटिक क्या है, बेंजीनोइड क्या है। एकदम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो पढ़ाया जाता है, तब आपको एक चीज बताई जाती है, कॉमन नेम। कॉमन नेम के अंदर क्या क्या आता है? सिनामिक एसिड आ गया, एक्राइलिक एसिड आ गया, समझ रहे हो बात? आपके पास पाइरीन आ गया, है ना, पिक्रिक एसिड आ गया, इस तरह के बहुत तरह के नाम होते हैं, टीयर गैस आ जाते हैं, वो 11th में बच्चों को बता दिए जाते हैं। उसी पर बेस्ड एक सवाल है। सबसे पहली चीज तो सिनामिक एसिड, आपको पता होना चाहिए सिनामिक एसिड क्या है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। पढ़ो, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इपॉक्साइड, ब्रैकेट में लिखा मोनो, मतलब एक ही इपॉक्साइड बनाना है, ठीक है, फॉर्म्ड एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है फॉर द सिनामिक एसिड वुड बी। सबसे पहले तो मेरे भाई प्रोडक्ट पहले बताओ, सिनामिक एसिड का इपॉक्सीडेशन करवाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, मुझे तो काफी पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। देखो गाइस, इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो, PH CH CH C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं? सिनामिक एसिड बोलते हैं। अब सिनामिक एसिड का क्या करवाने के लिए इसने बोला है? इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बनाने के लिए बोला, वो भी मोनो। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, रिंग वाला बेंजीन का मत बना देना इपॉक्साइड, फिर तो फंसे रह जाओगे। इस वाले डबल बॉन्ड का बनेगा, ये एक्टिवेटेड है। बेंजीन वाला जो भी डबल बॉन्ड है वो एरोमेटाइज है पूरी तरीके से, रेजोनेंस एनर्जी हाई, स्टेबल बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा, ये वाला जाएगा। अच्छा, तो हम इसको हटा लेते हैं। तो गाइस क्या बन सकता है, अगर मैं किसी भी तरह का स्टीरियो ना दिखाऊं, सिर्फ हल्का सा आपको शो करूं, तो यहां पे आ सकता है COH और यहां पे लगा हुआ है फिनाइल, रिंग लगा हुआ है। अब सवाल इस पे है कि बताइए कि कितने इपॉक्साइड बनेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा 2 to the power 2 कर दे, 4 कर दे, बन जाएगा, आसान है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में कैसे हुआ। तो गाइस देखो, सबसे पहला मान के चलो इसको प्लेन पे ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो pH जो है वो प्लेन के ऊपर था, ठीक है, तो हमारे पास हम एक केस ले लेते हैं, यहां पर COH हमारे पास नीचे है, ठीक है, समझिएगा समझिएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास S निकल के आएगा, ये आपके पास R आएगा। अच्छा, एक केस और हो सकता है, कैसा? देखो ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसको सेम प्लेन पे ले लें और इसी का मिरर इमेज करते हैं, तो यहां पर pH हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से COOH हो जाएगा। अब ये SR था तो ये क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा ना। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, आप चेक करके फाइन करके देख लेना, ये S है, ये R है, ये R और ये S आपके पास आएगा, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया, समझिएगा। पहली चीज आपके पास ये होगी, ये हो गई पहली चीज, ठीक। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनांसियोमर्स है, आपस में ये कैसे हैं, इनांसियोमर्स, लिख लीजिए यहां पर, ये आपस में इनांसियोमर्स है इनांसियोमर्स, ठीक है गाइस। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, चलिए देखते हैं। एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास और है, क्या कि अगर हम यहां से और यहां से ले, समझने की जरा कोशिश करेंगे। यहां pH, यहां COH था गाइस, अब हम यहां पे लगा देते हैं pH और यहां पे लगा देते हैं COH, दोनों को ऊपर हमने ले लिया, SS हो जाएगा, ये भी S, ये भी S। अच्छा, एक और फॉर्म करते हैं इसका। दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, ये क्या, हमने pH ऊपर लिया था, अभी हम क्या करते हैं, pH नीचे ले लेते हैं। ये pH नीचे है और यहां से चलते हैं, यहां से हमारे पास क्या है, COH हमारे पास नीचे, ठीक है। तो ये SS था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, R और R हो गया, ये दोनों R और R हो गए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ये दूसरा, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, जी हाँ, ये इनांशियोमर्स है। ये कैसे है, इनांशियोमर्स है, ये इनांशियोमर्स है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये और ये, अगर मैं इनको चेक करूं तो ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, आप खुद चेक कीजिए। ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना एक दूसरे को ओवरलैप हो सकते हैं। तो जरा सा बैक जाओ,
जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई जाती है तो एक थ्योरी बताई जाती है कि अगर दो स्ट्रक्चर ना तो एक दूसरे को मिरर इमेज हो, ना एक दूसरे पर इंपोज किए जा सकते हो, सुपर इंपोज किए जा सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? डैश ट्यूमर्स बोलते हैं। चेक कीजिए, इसका इसके साथ ना तो मिरर इमेज है ना इंपोज होगा, इसका इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसका इसके साथ कुछ नहीं है, इसका इसके साथ कुछ नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? इनको बोलेंगे डैश ट्यूमर्स, इनको बोलेंगे डैश ट्यूमर्स। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने बन गए? पहले टोटल नंबर ऑफ इपॉक्साइड कितने फॉर्म हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फॉर्म हुए। RS बिल्कुल ठीक दिया, तुम चेक कर लेना। तो ये 4 बन गए। अब बोला है टोटल फ्रैक्शंस कितने होंगे गाइस। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप चेक करोगे फ्रैक्शंस की, तो आपको पता है इनांशियोमर्स को अलग नहीं कर सकते, इनांशियोमर्स को अलग नहीं किया जा सकता। इनांशियोमर्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज नहीं की जाती है। लेकिन इस तरफ वाले को और इस तरफ वाले को, मतलब इस ओवरऑल को अगर एक ले लें और इस ओवरऑल को एक ले लें, तो हम इनको अलग कर सकते हैं। तो हम टोटल फ्रैक्शंस जो मिलेगा वो 4 नहीं मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। नहीं बात समझ में आई? मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास सिस है और ट्रांस है, या मान लो अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर का डैश ट्यूमर है, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। तो हम किसी भी थर्मल पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल मेथड लगा सकते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन अगर दोनों इनांशियोमर है, तो इनके प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक चेंज देखने को नहीं मिलता। तो इनके लिए जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगता। तो ये ओवरऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक जैसा काम करेंगे और ये ओवरऑल एक जैसा काम करेंगे। तो हम 2 फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने प्रोडक्ट मिले? 2, और टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट बने? 4। तो सम कितना हो गया? हाँ, बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स है एडवांस लेवल की। 4 + 2 = 6। आंसर है 6। बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, डैश ट्यूमर्स होंगे। अगर 2 डैश ट्यूमर्स है आप अलग कर लोगे, सिस ट्रांस से अलग कर लोगे। इनांशियोमर्स अगर हैं तो उसके लिए गाइस अलग तरीके की ऑप्टिकल मेथड्स होती है, ऑप्टिकल सेपरेटिंग मेथड्स होते हैं, बट उनके लिए हम यूज नहीं करते इस तरह का फिजिकल मेथड। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आए तो इनांशियोमर पे मत लगा देना। दैट्स ऑल। तो 4 + 2 = 6। अच्छा लगा ना सवाल? क्या क्या चेक किया गया? सिनामिक एसिड पता होना चाहिए। इसी तरह के और भी कुछ एसिड्स दे सकते हैं। दूसरी चीज, इपॉक्साइड कैसे बनाते हैं और लिखते कैसे हैं। RS पे मेरी डिटेल वीडियो है, तुम देख सकते हो। हालांकि बिना SRRS लिखे भी तुम्हारा बन जाएगा। 4 तो तुम ले आओगे, शॉर्टकट लगा के भी ले आओगे, बट मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लैरिटी नजर आई होगी। अब गाइस हम मूव करते हैं अगले सवाल पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त और मजेदार सवाल है। मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत देखने में आपको आसान लग रहा होगा, आई एम 100% श्योर देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, बट है नहीं। ये है नहीं मेरे भाई। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, इसको पोटेशियम अमाइड के साथ गर्म किया गया है। सेकंड है H2O HgSO4 H2SO4 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा के X बताना है, मेजर क्या बनेगा। अब आप बस एक चीज को ध्यान में रखिएगा, वैसे तो ये बहुत आसान हो जाता, बट एक चीज ध्यान में रखेंगे कि C14 जो है ये वाला कार्बन है, ये जो डाई सब्स्टिट्यूटर आपको दिख रहा है, जहां पर आपको, जी हाँ, पैरा क्लोरोफिनाइल और यहाँ पे पैरा मिथॉक्सी आपको फिनाइल नजर आ रहा है, ये तो ग्रुप लगे हुए, ये वाला कार्बन 14 है। इसको डन करते हुए लाइए ऑप्शन क्या आता है। सोच लिया? कर लिया? नाउ माय टर्न। एक बात बताओ मेरे भाई, पोटेशियम अमाइड या सोडामाइड क्या होता है? जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल बेस होता है, बहुत ही पावरफुल बेस, छोटा और एग्रेसिव, बहुत ही पावरफुल बेस होता है। दिस इज स्मॉलर एंड एग्रेसिव बेस। ये बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। और याद रखना, अगर कोई छोटा बेस है और एग्रेसिव बेस है तो वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। तो सोडामाइड सबसे पहले मेरे भाई क्या करेगा? सोडामाइड या पोटेशियम अमाइड जो भी बोलो, पोटेशियम अमाइड है, यहाँ पे सोडियम लगा दे तो भी सेम काम करता है। ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। करेगा? जी सर जी, बिल्कुल करेगा। तो देखो गाइस, अगले स्टेप में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, समझने की कोशिश करना, मैं इसी को दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन से, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पे है Br। ओके, अच्छा गाइस, इस जगह पे क्या लगा हुआ था? जरा दिमाग लगाना। यहां पे Cl था ना? जी हाँ, Cl था। और यहां पे मेरे भाई क्या था? जी हाँ, मिथॉक्सी लगा हुआ था। यहां से OCH3 लगा हुआ था। परफेक्ट। अच्छा, अब गाइस क्या पॉसिबिलिटीज है जरा समझिएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है, तो इन दोनों में से मान लो मैं इसको लिखूं A और इसको लिखूं B, कोई ना कोई माइग्रेट करेगा।
ये वैसा ही माइग्रेशन है जैसा तुम थोड़ा ब्रैगमैन में देखते थे। अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है, अरे तो कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखा है, तो थोड़ी ना 5 बना लेगा। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर आके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल 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 का फॉर्मेशन करेगा, वैसे वैसे एक बॉन्ड कमजोर होगी, या तो ये या तो ये। अब मूव कौन करेगा? देखो अब ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ से मूव करेगा। अगर मैं इसको यहां से मूव करवा दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन है इस साइड, और ब्रोमीन के लोन पेयर क्या करेंगे? इसको अटैक करने से रेसिस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं एरियल रेसिस्टेंस, या इसको बोलते हैं स्पेशल रेसिस्टेंस। तो स्पेशली 3D में ये ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्राउड को क्या करेंगे? क्राउडिंग ज्यादा होगी, यहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा मूव करने के लिए। तो गाइस क्या होगा? Br का जो एंटी होगा, Br के देखो स्टूडियो कैसे काम करती है, देखो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं भाई, 9-10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है जब कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो एंटाई, फिर से बता रहा हूं, एंटाई सबसे पहले रोल प्ले करेगा। बिकॉज अगर हम ऊपर से देखें तो जैसे ही नेगेटिव अंदर आएगा, ये अपर स्पेस खाली है और एंटाई माइग्रेशन होगा, और ये OCH3 इसके ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। सो दिस इज हाईली फिजिबल एंड दिस इज रॉन्ग। तो यहां पे आप लिख लीजिए क्या होएगा? एंटाई माइग्रेशन होगा। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए क्या एंटाई माइग्रेशन होगा। यहां पर एंटाई माइग्रेशन होगा। एंटाई माइग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? जी हां, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो गाइस अब हमारे पास क्या नजर आया, जरा नोटिस करो। यहां से ये तो क्लोरो वैसे ही रह गया, ये क्लोरो वैसे ही रह गया। यहां पे आ चुका है ट्रिपल बॉन्ड, और ये ग्रुप जब आएगा Br लीव कर जाएगा, है ना। जब ये अटैक करेगा तो Br लीव करना होगा। तो यहां से होगा C, यहां से होगा ट्रिपल बॉन्ड C, हाँ, और यहां से आके जो ग्रुप आपके पास लगा है दैट इज OCH3। चलो मार्क करके देख लेते हैं कार्बन कौन कौन था। ठीक है, तो ये 14 था मेरे भाई, तो ये तुम्हारे पास 14 है। ठीक है, ये वाला कार्बन मेरे पास क्या है? 14 है। एग्री करते हो? जी हाँ। अब क्या है? जी हाँ, H2O HgSO4। अब जरा इसकी बात, इसके बारे में सुनना। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ बताया है आपको कई बार, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, अगर आप इसका रिएक्शन, आपको याद होगा एक ऐसा रिएक्शन है, क्लोजर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। 1% HgSO4, है ना, 20% H2SO4 और 80% के आसपास जब आप पानी रखते थे तो क्या बन जाता था? जी हाँ, सबसे पहले इनॉल का फॉर्मेशन होता था। तो ये ऐसा हो जाता था, CH3C डबल बॉन्ड C CH3, एक पे जाके लग जाता था H और एक पे जाके लग जाता था OH। अब ये इनॉल है तो अनस्टेबल होता था, तो ये तुरंत क्या होता था? टॉटोमराइज होकर कीटो में कन्वर्ट हो जाता था। किसमें? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 में कन्वर्ट हो जाता था। ये है 2-ब्यूटेनॉन। एग्री करते हो? जी हाँ, एग्री करते होगे। दिस इज 2-ब्यूटेनॉन। अब गाइस सेम इसी फैशन में हम यहां पर करवाएंगे, सेम इसी फैशन में हम यहां पर H2O को ऐड करवाएंगे, लेकिन यहां उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि यहां तो सिमेट्रिकल था बट वहां पर आपको सिमेट्रिसिटी नजर नहीं आ रही है। यहां पे आपको पैराक्लोरोफिनाइल है और यहां पे आपको पैरामिथॉक्सीफिनाइल है। तो आप जब आप कार्बोकैटायन बना रहे होगे वाटर अटैक करने के टाइम, वो आपको उधर OH लगाना होगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसका मतलब हम यहां पे लगाएंगे, बिकॉज OCH3 यहां से क्या लगा रहा है? जी हां, +M लगा रहा है, और क्लोरीन जो है ये +M भी लगाता है, -I भी लगाता है, लेकिन हैलोजन का -I क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग है, और ये क्या है? दिस इज एक्टिवेटिंग, दिस इज एक्टिवेटिंग। तो OH कहां लगेगा? इस जगह पे लगेगा। तो चलिए अब मैं इसको यहां पे फाइनली इसको दिखा रहा हूं, देखो क्या बनेगा। यहां से लगा हुआ है Cl, यहां पे आ जाएगा क्या? CH, है ना, यहां से आ जाएगा CH, यहां से आ जाएगा डबल बॉन्ड C, और इस जगह पे आके लगेगा OH। OH यहां इसलिए आके लगा बिकॉज यहां पर OCH3 का +M डोमिनेंट था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? टॉटोमराइजेशन होगा, बिकॉज इनॉल्स आर नॉट स्टेबल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? नजर डालना, यहां पे आ जाएगा CH। देखो स्टीरियो का रोल, देखो स्टीरियो का रोल। H यहां के लग गया, CH2 यहां से हो गया CO। देख रहे हो स्टीरियो का रोल मेरे भाई? देख रहे हो स्टीरियो केमिस्ट्री कितना गदर मचाती है? अगर पता ना हो तो ये बना आपके पास। अब कार्बन चेक कर लो, कार्बन क्या था? ये आपके पास 14 था, ये क्या था? 14 था। तो 14 वाला CH2 बना Cl के पास, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये है, दिस इज, देखो Cl और यहां पे CH2 है, देखो Cl और यहां पे CH2 है, फिर CO OCH3। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? A। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, यहां क्या क्या हुआ। यहां पे गाइस स्टीरियोकेमिस्ट्री लगी है, थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो ये सब चीजें स्टीरियोकेमिस्ट्री की ना, हम क्या करते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री की नोट्स बना लेते हैं, बहुत खतरनाक नोट्स बना लेते हैं। पूरा ऑप्टिकल लिख दिया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन लिख लिया, इनांशियोमर का डेफिनेशन लिख दिया, डायस्टियोमर लिख दिया, लेकिन एप्लीकेशंस में चूक कर जाते हैं। भैया जब अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो जेईई और नीट के सवाल कैसे बनेंगे मेरे भाई? सवाल बनना तो अल्टीमेट है ना। आप तो 5 नंबर का आंसर लिखने तो आए नहीं हो मेरे भाई कि 1 पेज का आंसर लिख देंगे। तो ये सारी चीजें गाइस आपको
अच्छे से पढ़ने के बाद, एक बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने के बाद, लंबे टाइम के बाद आपको समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ लिया और ऐसे सवाल सोच पाओगे। सोचने की कैपेसिटी तब आती है जब हम लंबे टाइम से किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं जुनून और एक जज्बे के साथ। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, प्रोडक्ट भी क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे मूव करेंगे अगले सवाल में। अगले सवाल में इमोशंस है, जज्बात है। मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका बहुत ही फेवरेट चैप्टर अल्कोहल से सवाल दिया गया है। आप इसको दो जगह पढ़ते हैं, अल्कोहल में और एल्कीन में। अब गाइस मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखनी है चैप्टर वाइज, क्योंकि एग्जाम आपसे चैप्टर में मिक्स करके स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछता है। चाहे आप नीट के हो, जेईई मेंस एडवांस के हो, ओलंपियाड, केपीपी में, व्हाटएवर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हो, चैप्टर में मिक्स किया जाएगा। तो बड़ा प्यारा सा डिसेंट सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पता नहीं है तो खतरनाक हो सकती है। जैसे एक्स और वाई मिला के उसको खतरनाक बना दिया गया है। आपके पास 2 पेंटेनॉल है और उसको H2SO4 के साथ गर्म किया गया है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स X आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आए, आई डोंट नो कितने आएंगे, 2 3 4 5 6 7 कुछ आएंगे व्हाटएवर कुछ आएंगे, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने पर उन कुछ से और कुछ बनता है जिसको हमने Y बोला है। अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ X + Y कितना होगा। आप देखो, अगर तुम देखोगे तो 5 ऑप्शंस है, 4 6 6 9 9। अब ये ट्रिकी बनाता है इसको। X और Y के वैल्यू ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि X और Y के वैल्यूज क्या क्या है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। कुछ आ जाए तो मल्टीपल हो सकता है, तो हमें चेक करके देखना होगा। तो गाइस हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। फिर देखो, ये हमारे पास रहा 2 पेंटेनॉल। अब गाइस हम क्या कर रहे हैं, इसको H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। ये रहा H2SO4, इसके साथ इसको हीट कर रहे हैं। जब हम H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो गाइस क्या हमारे पास आएगा, जी हाँ, एलिमिनेशन होगा। हमारे पास एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है मेरे भाई, एल्कीन्स बनते हैं। हमारे पास क्या बनते हैं, एल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस, 2 बातें हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसके देखिए, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें, तो अगर बीटा एलिमिनेशन होता है तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी। तो हम इसका नाम दे रहे हैं लेफ्ट और इस साइड का नाम दे रहे हैं राइट। तो लेफ्ट से एक ही पॉसिबिलिटीज है, एक ही एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज है, ये वाली। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? आंसर नहीं, बिल्कुल केसेस नहीं है, इनफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 2 हाइड्रोजन लगा तो जीआई शो नहीं करेगा। तो चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं P, ठीक है। और कुछ बनेगा, अगले को बनाते हैं। तो गाइस अब अगर डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि डबल बॉन्ड इधर आए तो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे आ गया, ठीक है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये रही, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं Q। और ये किस फॉर्म को दिखा रहा है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट है। तो मेरे भाई ये कैसा फॉर्म है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। ओके गाइस, ग्रेट। अच्छा, एक पॉसिबिलिटीज और हो सकती है, इसी डबल बॉन्ड को अगर हम ऐसे कर दें, यहां से डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाइए एक हाइड्रोजन, यहां से आ जाइए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो गाइस आपको ये क्या नजर आ गया, जी हाँ, दिस इज नथिंग बट सिस फॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म एक बन सकता है, इसका नाम हम रख लेते हैं PQR रख लेते हैं। क्या इससे ज्यादा कुछ बनने के चांसेस हैं, बताइए। क्या 3 एल्कीन के अलावा और कुछ बन सकता है? आंसर नहीं। तो अब यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, अब कहानी बदलेगी। तो कुछ हो सकता है अलग अलग, अब समझना है क्या हो सकता है। अब गाइस 3 यहां से आगे। अब चलिए, तो हमें x का वैल्यू निकल चुका है कि x जो हमारे पास आएगा मेरे भाई, वो 3 आएगा। अब इनका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं P। अगर हम P का रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, सोचे जरा दिमाग पे जोर डाले। तो ये कुछ ऐसा बनेगा यहां से। पहला केस ये हो सकता है कि हो सकता है Br ऊपर चला जाए, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कुछ पता है, जी हाँ पता है, एंटी एडिशन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां मैं दिखा देता हूं। अगर मान लो साइक्लोहेक्सीन है और अगर तुम Br2CCl4 लोगे तो ये एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब है एक बार Br ऊपर और एक Br नीचे आता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन है NCC का बनना। आप बोलोगे NCC क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, नॉन क्लासिकल कटायन। दिस इज नथिंग बट नॉन क्लासिकल कटायन, ये बनता है NCC। तो क्या होता है, ये अगर प्लेन के ऊपर है NCC का फॉर्मेशन हुआ हेलोनियम का, तो जो Br- दूसरा वाला पार्ट था वो नीचे से अटैक करके इसको खोल देगा। इसीलिए गाइस क्या होता है कि एक नीचे रहता है और दूसरा ऊपर रहता है। तो आपको पहले मैंने इसका आंसर दे दिया कि एंटी कैसे आ रहे हैं, NCC का मतलब नॉन क्लासिकल कटायन, इसको SC भी बोलते हैं, स्ट्रेन कटायन। चलिए, तो यहां से हमने बना लिया एक, या तो इधर या तो इधर। अच्छा गाइस, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो पॉसिबल था, नहीं था क्या पॉसिबल, कि अगर हम ऐसे करके ले लें यहां से Br और यहां से ले लें Br, तो हमारे पास कितने हो गए यहां से, जी हाँ गाइस, यहां से 2 बन गए। अच्छा चलिए, P के साथ 2 बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं Q। अगर हम Q में ब्रोमीन डालेंगे मेरे भाई तो समझो क्या बनेगा,
ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें गाइस दो पॉसिबिलिटीज है, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है। देखो पहला क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, सोचो जरा, पहला क्या हो सकता है, हो सकता है मान लो कि बी आर हमने ऊपर लगा दिया तो यहां पे क्या होगा, बी आर नीचे आ जाएगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, कि अगर ये वाला बी आर मान लो नीचे है तो ये वाला बी आर प्लेन के ऊपर हो जाएगा। तो फिर से कितनी पॉसिबिलिटीज आई, जी हाँ, दो पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है। चलिए अब आर के साथ यही काम करते हैं, ठीक है। आर प्लस बी आर टू, आर प्लस बी आर टू में क्या होगा, फिर से चलिए चेक करते हैं। आर बी आर टू में आर यहाँ है ना, जी हाँ, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो मान के चलो एक बार बी आर ऊपर आया और मान के चलो एक बार बी आर नीचे आया, दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां से यहां से यहां से। अगर मान लो ये वाला बी आर नीचे है तो ये वाला बी आर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सब के सब यूनिक स्ट्रक्चर है। तो कितने बन गए बताइए, इससे कितने प्रोडक्ट आए, 2, इससे कितने प्रोडक्ट आए, 2, इससे कितने प्रोडक्ट आए, 2। तो टोटल मिला के y की वैल्यू कितनी होगी बताइए, y की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 2 + 2 = 6। तो हमारे पास y 6 आया और x कितना आया, 3 आया। तो टोटल मिला के x + y की वैल्यू कितनी होगी, 9, x + y = 9। तो 3, 6 और 9, देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 और ओवरऑल 9। सो D इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा ही था। मैंने एक्चुअली देखो फॉर्मूला और ट्रिक लगा के तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए बच्चों के दिमाग में। क्लैरिटी आई तो बेटा देख लो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। आई होप किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं, जी हाँ बिल्कुल मूव तो करना ही है कुछ मस्त क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, अगेन अल्कोहल का, लेकिन इसमें ये आपको नचा देगा। देख लो वैसे भी नाचते हुए आया है वैसे भी नाचता हुआ आया, ये आपको नचा देगा। क्या बोला गया है समझना है ना, जी हाँ, स्पिनर फिजिट के जैसा लग रहा है। KMnO4 H2SO4 NaOH CaO हीट किया गया मेजर प्रोडक्ट। देखो इसको देख के फील आ रही है कि कुछ ऑक्सीडेशन टाइप का किया गया है और बाद में सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाया गया है। इससे एक मेजर प्रोडक्ट X आ रहा है। आपको बोला गया बताओ उस X के कितने पॉसिबल हो सकते हैं आइसोमर्स, और ब्रैकेट में लिख दिया सिर्फ साइक्लिक को लेना है। अच्छा सवाल है, मिलता जुलता एक सवाल मैंने शुरुआत में भी कराया था, पर ये उससे थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है। तो गाइस सबसे पहले आप ये बताओ KMnO4 और H2SO4 क्या है। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, एग्री करते हो? ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, 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 सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये बंदा कुछ ऐसा बनाएगा, देखो कुछ ऐसा बनाएगा। ये रहा 5 है ना, एक एक एसिड बना देगा, COOH COOH COOH। आपके दिमाग में आ रहा है एनहाइड्राइड, पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा, मत करना, क्योंकि ऑप्शंस में आपको देख के समझ में आ गया है कि आगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराना है। जब इसकी किस्मत में ये डिकार्बोक्सिलेशन है तो हम वही कराएंगे। तो ऑप्शंस देख के कई बार आइडिया लगता है क्या क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये सबके सब क्या होंगे, जी हाँ, सबके सब डिकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे। और सब पे क्या, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब गाइस अगर मैं इसको सीधा सा बनाऊं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है ये है साइक्लोपेंटेन। व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट साइक्लोपेंटेन। अब क्या करना है, अब लगाना है असली स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो अब लगेगा कि साइक्लोपेंटेन के कितने साइक्लिक आइसोमर्स होंगे, ये दिमाग आपका घुमा देगा। टोटल बताना है। तो पहला तो ये खुद रहा, पहला तो ये खुद है, अच्छा नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या हो सकता है, 4 में 1 लगा दिया, दिस इज सेकंड, कोई कुछ नहीं आया, सिमेट्री है, स्टीरियो विजुअल कार्बन वार्बन मत ले लेना कुछ। हाँ अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा क्या हो सकता है, जरा सोचो, दिमाग पे जरा जोर डालो। तीसरा हमारे पास हो सकता है 3 में 2 लगा दे, अभी भी 5 है। अच्छा, चौथा क्या हो सकता है, एक और हो सकता है, जब तक स्टीरियो नहीं आ रही, यहाँ पे 2। गाइस इन चारों में आपको क्या किसी तरह की स्टीरियो का कोई रोल नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। देख लीजिए ध्यान से, चारों आपके स्क्रीन पर है, कोई स्टीरियो ना, कोई स्टीरियो इधर से घूम गया और इधर से घूम सिमेट्रिकल ना, यहां पे देखो कोई स्टीरियो ना, यहां पर कोई स्टीरियो ना। तो ये 4 तो सिंपल लगे। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, स्टीरियो कैसे राइज होगा। देखो ये 3 लिया, समझना, ये 3 लिया, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस तरफ से ले लो, सिस वाला फॉर्म ले रहे हैं, मान के चलो इस तरफ से ले लिया CH3, यहां से ले लिया हमने CH3, सिस फॉर्म ले लिया। तो सिस फॉर्म जैसे ही ले लोगे, इसके अंदर सिमेट्रिसिटी अवेलेबल है। तो जब इसके अंदर सिमेट्रिसिटी अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होने की वजह से ये मीजो फॉर्म में चला गया। तो मीजो फॉर्म में जब चला गया तो कितने फॉर्म पाए जाएंगे इसके, केवल और केवल एक ही फॉर्म पाए जाएंगे। तो सिस क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या होगा, सिस फॉर्म जो होगा, दिस इज ऑप्टिकली
ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी ट्रांस में क्या होगा? बढ़िया सवाल। देखो अब देखो ट्रांस लेंगे तो दो बातें हो सकती है, ट्रांस पे दो बात हो सकती है। देखो क्या हो सकता है, मान लो एक इधर से लिया मिथाइल और मान लो एक इधर से लिया मिथाइल, पहला ठीक। दूसरा यहां से लिया, कैसे समझना, हाँ यहां से हो गया पहला मिथाइल और यहां से हो गया दूसरा मिथाइल। ये दोनों क्या है? जी हाँ, दोनों के दोनों इनांशियोमर्स हैं, प्लस माइनस है। देखिए क्या है ये इनांशियोमर्स हैं, ये इनांशियोमर्स हैं, तो ये क्या होंगे? जी हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4, ये केवल एक ही है, 5 6 7, टोटल मिला के गाइस कितना आंसर आ गया? 7। चेक कर लो, ये दोनों इनांशियोमरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इस वाला फॉर्म है, और यहाँ पे आपको 4 फॉर्म नजर आ रहे हैं। तो कितने हो गए? 4 3 7, टोटल मिला के 7 हो गए। अब बच्चे का आंसर क्या होता है? या तो 6 होता है या तो 8 होता है। मैंने यही देखा है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 6 और 8 लेके आए होंगे, उन्होंने इसके भी 2 बना दिए होंगे इसके 2 नहीं बनेंगे, इसके या तो 2 बना दिए होंगे और इसके 1 छोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसा किए होंगे, या इनके भी 2 उनके भी 2, पता नहीं क्या क्या करके एक, मतलब इसको मैं जब भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, मैं बोलता हूँ n-1, मतलब अगर 7 आंसर है तो या तो 6 आएगा तुम्हारा या तो 8 आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना। बड़ा प्यारा सा सवाल था, पहले ऑक्सीडेशन कराया, फिर डिकार्बोक्सिलेशन कराया, फिर उसी प्रोडक्ट के कुछ हमने ऑप्शंस निकाल के देखे कि कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मेजर प्रोडक्ट एक्स। तो आपको मैंने बता दिया साइक्लिंग में कितने होंगे। क्लैरिटी आ गई? किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है हाइड्रोकार्बन से। मैंने बोला था ना आपको चैप्टर में मिक्स करके ही सवाल पूछेंगे और वहीं पे दिक्कत आती है। बोला गया हाउ मेनी एल्कीन्स विल फॉर्म मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अपॉन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करने से बताइए कि कितने एल्कीन्स ऐसे हैं जो कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन किस चिड़िया का नाम है। तो इसको बोला जाता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये जो है ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं, हेक्सेन, हाँ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज गाइस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेट करके इसको फॉर्म करना है। ग्रेट गाइस, ग्रेट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? चलिए हम सबसे पहली पॉसिबिलिटीज ये लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज हमने यही ली, ये यहां से आपको पता है हाइड्रोजनेशन करना है, रिंग विंग तो खुलेगा नहीं, सिंपल डबल बॉन्ड है। तो पहला केस हो सकता है या तो यहां डबल बॉन्ड ले ले, रुकना, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस हो सकता है कि या तो हम यहां पे डबल बॉन्ड ले लें। अच्छा, तीसरा केस हो सकता है या तो हम यहां डबल बॉन्ड ले लें। चौथा केस हो सकता है या तो हम इसके खोपड़ी पे डबल बॉन्ड ले लें। यही तो हो सकता है ना, 4। हाँ, आपका आंसर 4 आ गया, कांग्रेचुलेशन। गलत। अरे रुको जल्दी क्या? हाँ, अभी नहीं हुआ। अब बात की जा रही है इनमें भी कुछ केसेस होंगे। कैसे पॉसिबल पूछा, हाउ मेनी पूछा है। देखो यहां, अब देखो इधर डबल मत लगा देना, यहां डबल लगाओगे तो इसकी रिपीट हो जाएगी, यहां डबल लगाओगे तो इसका रिपीटेशन हो जाएगा, और यहां अगर डबल लगाओगे तो इसका रिपीटेशन हो जाएगा। ये तो अकेला ही है, यहां कहां लगाओगे? तो गाइस अब क्या हो जाएगा, देखो जब तुमने यहां पे चेक किया तो ये वाला कार्बन कैसा था? जी हां, दिस कार्बन इज काइरल कार्बन, दिस इज काइरल। तो अब यहां से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस एल्कीन में। क्या हो सकती है? एक बार मिथाइल ऊपर और एक बार हाइड्रोजन। तो इसके मिला के इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 2। या तो मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे हो, या तो एक बार मिथाइल नीचे और हाइड्रोजन ऊपर हो। 2 यहां से हो सकता है। अच्छा, यहां डबल लगाया तो अब इस तरफ से जरा चेक करो, क्या चेक करोगे? जी हां, यहां पे हाइड्रोजन है, तो फिर से मिथाइल हाइड्रोजन के 2 आ सकते हैं इस कायरल की वजह से, जैसे यहां पर आए थे। तो अगेन कायरल, इससे कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब बताइए यहां पे कुछ GI कुछ आएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ये अकेला एक रहेगा, और ये तो अकेला एक ही है, इसके पास इनफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो गाइस हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये आएगा, अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये आएगा, अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये आएगा, और अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये आएगा। तो टोटल मिला के एक बार आप फटाफट बता दीजिए कितने आ गए? जी हाँ, आपके पास 2 तो 4, 1 5, 1 6 आ गए। तो टोटल मिला के 6 ऐसे साइक्लिक एल्कीन्स है, साइक्लिक एल्कीन्स है जो कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को फॉर्म करेंगे जब आप उनका हाइड्रोजनेशन करेंगे। अब गाइस यही छोटी छोटी क्रिएटिविटी आपको यूनिक बनाती है। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना?
बात समझ में आ रही ना? हाँ, अब आप सोचो कि रिंग के अंदर सिस ट्रांस क्यों नहीं लिया बेटा, छोटा रिंग है, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। अगर 10 12 15 कार्बन की रिंग होती तो सिस ट्रांस पे विचार करते, छोटा सा है तो आपने ऑप्टिकल से चेक कर लिया, दैट्स ऑल। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 6 इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा छोटा सा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये सही हुआ होगा, और अगर ये आपने गलत किया है तो इसका मतलब है आपको 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, फंडामेंटल सवाल था। आई होप सबको समझ में आ गया, और गलती हुई तो भी आपने सीख लिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है, हाथी सवाल। हाथी समझते हो? एलिफेंट। एलिफेंट क्वेश्चन है ये, समझना। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन चेंजेस? एक इक्विवेलेंट ब्रोमीन है, CCl4 है, प्रोडक्ट है, आपको बताइए कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। अगर आप शॉर्टकट, जुगाड़, तुक्का, ट्रिक, तंत्र विद्या लगाओगे गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? जी हाँ, लॉजिक लगाना है। तंत्र विद्या सुन के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुस्कुरा गए होंगे, हंसने लगे होंगे, अरे सर जी तंत्र विद्या यूट्यूब पे भी आप चला रहे हो, प्लस पे तो बोलते ही हो। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कोई जुगाड़ मत लगाओ, सोचो जरा, सोचो। पहली पॉसिबिलिटी है एक ही डबल बॉन्ड को खाना है अपने को, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट Br सवाल में दे दिया है, ज्यादा होता तब तो टेंशन ही नहीं थी। तो अगर हम एक लें तो मान लो इस डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, और यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि यहां पे एक बार Br ले लिया, यहां पे एक बार Br ले लिया, ठीक है। पहला कुछ केस ये हो सकता है। याद रखना, मैंने पिछले थ्योरी में ही बताया है आपको कुछ सवाल पहले कि एंटी होता है तो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, है ना। आपको सोचना होगा क्या, या तो ये वाला Br या तो ये वाला। तो ये आपके पास दो हो गए, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो टोटल मिला के दो बन गए। अच्छा, ये केसेस है एक। दूसरा केस क्या है गाइस, कि अगर मान के चलो हम इस वाले डबल बॉन्ड पर अटैक कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होती। अगर हम दूसरे डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कराते तो ये कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज होता। यहां से चलिए ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, हाँ, यहां से हो जाता Br, अभी इस पे मैं बात करूंगा, यहां से हो जाता Br। दूसरा गाइस क्या पॉसिबिलिटीज था, यहां से, हाँ, समझने की कोशिश करें, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता, यहां से हो जाता Br और यहां से हो जाता Br। अब बेटा यहां पे ना बच्चे दो गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बच्चे क्या गलती करते हैं। वो जल्दीबाजी में ना कायरल मान लेते, एक इसको बना लेते, कोई भी एक बना लेंगे, कोई भी एक बना के बोलते ये कायरल, ये कायरल, तो 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4। बट गाइस आपको आजादी नहीं है इस बात की कि आप दोनों Br को प्लेन के ऊपर नहीं ले सकते और दोनों Br को आप प्लेन के नीचे नहीं ले सकते। इसीलिए गाइस ये मैकेनिज्म आपको 4 प्रोडक्ट बनाने की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई मैकेनिज्म से रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, मैकेनिज्म क्या, एंटी एडिशंस है, अगर मैकेनिस्टिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो एक बार हम दोनों Br को ऊपर लगा देते और एक बार दोनों Br को नीचे लगा देते, तो हमारे पास 2 और बढ़ जाते, तो क्या होता, जी हाँ, 4 प्रोडक्ट बन जाते। लेकिन चूंकि मैकेनिस्टिक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको Br जो है एंटाई लगाने हैं, तो या तो हम ऐसे लगाएंगे या तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। 4 हो गए। अब आप सोच रहे होगे हो गया क्या गुरुजी? अरे नहीं, अभी नहीं हुआ। अब देखो, अब गाइस हम बात करते हैं क्या, जी हाँ, 1-4 एडिशन की बात करते हैं। देखो 1-4 एडिशन में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, समझिएगा। ये ट्रिकी है, जरा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं। देखो यहां डबल था, यहां डबल था, किसी भी एक तरफ मान लो एनसीसी बना देते हैं, यहां पे मान लो एनसीसी बना दिया, यहां पे डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, Br माइनस जो था इस पर अटैक किया तो ये आगे की तरफ गया, ये उठ के आगे चला गया। तो देखो ये गाइस ऐसा बना, ऐसा बना, समझना, समझने की कोशिश करना। कैसा, इस जगह पे आ गया डबल बॉन्ड यहां से, और इस जगह से आ गया Br और इस जगह से आ गया Br। अब गाइस यहां से भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। अगर आप देखेंगे, आप बोल रहे हो कि जी हाँ कायरल नीचे, देखो गाइस अब दो बात हो सकती है, या तो ये प्लेन के नीचे बन सकता है, ये हो सकता है प्लेन के नीचे ब्रोमोनियम जनरेट हुआ होगा एनसीसी, या प्लेन के ऊपर जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज थी, मतलब ये कायरल है, यहां से कायरल है, यहां से आपको 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, ठीक है। अब बोलोगे हो गया आंसर, नहीं। अब गाइस जरा इसको देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो गाइस, यहां से भी 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसे, अगर तुम इस हाइड्रोजन को देखो, ये वाला हाइड्रोजन और यहां पे CH2Br, तो यहां पर भी क्या हो सकता है, जी हां, यहां पर भी Gi शो हो सकता है, या तो H इधर, CH2Br इधर, या तो CH2Br उधर और H इधर। तो गाइस इस जगह से आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, या हम ऐसे बोले EZ आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। तो यहां से क्या नजर आ रहा है, जी हां, EZ या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नजर आ रहा है। इससे क्या हो सकते हैं, 2 पॉसिबल H2U बन सकते हैं, 2 यहां से बन सकते हैं और कायरल की वजह से 2 बन सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 2 4 और यहां से हो गया 2
6 और यहां से हो गए 2 8। ये गाइस बहुत जबरदस्त सवाल है, सुनना फिर से। तो आपने क्या किया, Br Br यहां लगा दिया, इससे एक केसेस आया, यहां पे आपने डबल बॉन्ड है Br Br लगा दिया, यहां पे गाइस क्या है, एनसीसी बनाया, Br का अटैक कराया, ये अंदर आके Br खोल दिया। तो गाइस दो पॉसिबिलिटीज थी, अगर ये ऊपर बना होगा, अगर ये ऊपर बना होगा तो Br एक ऊपर वाले केस में आ सकता है, अगर एनसीसी नीचे बना होगा तो नीचे वाले केस में आ सकता है। अरे अटैक थोड़ी ना इस पे हो रहा, अटैक तो इस पे हो रहा था, डबल बॉन्ड के आने से पेनल्टी थोड़ी ना चेंज होगी, वो तो जैसे थी वैसी रहेगी। तो नीचे वाले केस से 2 आ सकते हैं बेटा, और जब यहां आप डबल लेके आओगे तो यहां पर EZ आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो इससे हमारे पास कितने बन सकते हैं, 2। तो 2 यहां से 4, 2 6, 2 8। कैसा लगा सवाल बताना। मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल था, छोटा सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल और ट्रिकी सवाल, जो आई होप आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा। इसको दोबारा गलती नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, उधर वाला सीन ही छोड़ देते हैं, या कई बच्चे दिमाग लगाते हैं तो वहां से 4 निकालना छोड़ देते हैं, तो उनका आंसर या तो 6 आ जाता है या तो 4 आ जाता है। और कुछ तो होते हैं तूफानी, है ना, खतरों के खिलाड़ी, वो थम्स अप वाले, वो तो 10 निकाल देते हैं भैया। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्लास में कई बच्चे से मैं पूछता हूं कितने आए रे, सर जी 10 आए। मैं 10 कैसे आ गए भाई। तो ये सोचने वाली चीज होती है, अगर आप सोचेंगे तो बन जाएगा, नहीं सोचेंगे तो ये सारी चीजें आपको ना, ये सब IQ है बेटा, ये सारी चीजें कोई किताब में नहीं बताई जाती है आपको। हर किसी का दिमाग भगवान ने अलग अलग लेवल का बनाया, ऊपर वाले ने। कोई बहुत मेहनत करके उसको बहुत तेज कर लेता है, कोई पैदा ही टैलेंटेड होता है और अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पाता, तो उनसे नहीं बन पाता। तो डिपेंड करता है, या टैलेंटेड हो तो भी मेहनत करो, टैलेंटेड नहीं हो तो भी मेहनत करो, तभी ये चीजें सीख पाओगे। ये किसी बुक में नहीं है जुगाड़ ट्रिक, कोई जुगाड़ ट्रिक लगा के आर्ट थोड़ी ना ले आओगे, सोचोगे नहीं जब तक तो बनेगा नहीं। तो आई होप बहुत बढ़िया सा सवाल है जिसको अपने क्लैरिटी के साथ समझा होगा। गाइस अब मूव करते हैं कुछ और बढ़िया सवाल की तरफ। अब मैं मिक्स करूंगा थोड़ा बायोमोलिक्यूल में और मचाएंगे। मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, शुगर का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, उसको कुछ फॉलोइंग चेंजेस से आपको गुजारना है और आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करें फिर। चलो सबसे पहले बात यहां पे क्या किया गया, ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, क्या इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? आंसर है नहीं, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन हाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीडाइज। परफेक्ट, तो चलिए फिर ऑक्सीडाइज कर लिया जाए तो क्या बनेगा, जरा नजर डालना। यहां से आ गया एसिड, हाँ इस जगह से आपके पास आ गया H, यहां से आ गया OH, यहां से आ गया H, यहां से आ गया OH, यहां से है OH, यहां से है OH, H और CH2OH। ठीक है गाइस, ग्रेट। आगे आइए, अब आपके पास है H2O2 और Fe3+। क्या आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक सल्फेट के साथ जब आता है और ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली में ये जो आपको दिख रहा है ये बायोमोलिक्यूल में बहुत ही क्लासिकल है, इसको बोलते हैं रूफ डिग्रेडेशन। क्या बोला जाता है, इसमें मेरी एक्सक्लूसिव वीडियो है, रूफ डिग्रेडेशन। तो गाइस आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2 तरह की चीजें आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती होंगी। अगर आप किसी बढ़िया कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर 2 चीजें आपको बताई जाती है। एक होता है चेन लेंथनिंग ऑफ शुगर, जहां पर हम शुगर की चेन को लंबी करते हैं, और दूसरा होता है चेन शॉर्टनिंग, जहां पर हम चेन को छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज नोन एज रफ डिग्रेडेशन, और बड़ा करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेन है दैट इज किलानी फिशर सिंथेसिस। तो किलानी फिशर सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कार्बन के एक कार्बन इंक्रीज कर देते हैं, और रफ डिग्रेडेशन में हम कार्बन को डिक्रीज करते हैं। अब समझना ये डिक्रीज कैसे होता है, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया है। आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो CO2 है ना, इसको हटा देना है, इसको क्या करना है, निकाल देना है। क्या बना के, CO2 बना के इसको निकाल देना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला वाला जो कार्बन है इसको क्या करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, दैट्स ऑल। देखो गाइस, एक्चुअली क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमारे पास पेपर आया, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आया, तब हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इसके अंदर घुसना है। हमें अगर रफ डिग्रेडेशन का सवाल आया तो हमें मैकेनिज्म ड्रॉ करके 10 नंबर नहीं पाना है, हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो मैकेनिज्म का आउटपुट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको इसको डिकार्बोक्सिलेट कर देना है और अगले वाले कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4, आपको टोटल मिला के आ गया एक H, अगला आ गया OH,
अगला आ गया OH, और यहां से आपके पास आ गया CH2OH, यहां से आपके पास है CHO, यहां से आपके पास है OH, यहां से है H और यहां से OH। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जब आपने एल्डिहाइड बना दिया, फिर से इसने बोला है कि फिर से लीजिए Br2H2O, तो फिर से वही चीज होगी क्या कि ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में। तो मेरे भाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा, H, यहां से OH, यहां से OH, यहां से H, यहां से H, यहां से OH, और यहां से क्या हो जाएगा CH2OH, और इस जगह से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। एग्री करते हो, एग्री करते होगे। अच्छा ये कैसे सॉरी ये एसिड में बदल जाएगा ना, एसिड में बदल जाएगा। जी हाँ, यहां पे लिख दीजिए क्या Br2, यहां पे लिख दीजिए H2O, तो ब्रोमीन वाटर के साथ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। फिर से आपके पास है H2O2 और Fe3+, तो ये क्या करेगा, जी हाँ, इसको डिकार्बोक्सिलेट कर देगा। ये यहां से CO2 निकाल दे और अगले वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। तो अब आपके पास क्या आया, यहां से OH, यहां से OH, यहां से CH2OH, यहां से CHO, यहां से H और यहां से H, ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हुआ। आगे आओ, फाइनल नंबर 5th में बोला गया नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, दिस इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कहां, एल्डिहाइड को एसिड में और नीचे वाले अल्कोहल को भी एसिड में। तो गाइस क्या बन गया हमारे पास OH, और हमारे पास क्या आ गया OH, यहां से है COOH, यहां से आपके पास क्या आ गया H, यहां से आ गया H और यहां से आ गया COOH। देखो ऐसा कोई है जिसमें दो एसिड हो और दोनों OH सेम साइड हो, एसिड ओके, इसमें एल्डिहाइड एसिड गलत, इसमें एल्डिहाइड गलत, यहां पे एसिड है पर OH ऑपोजिट है, यहां पर सेम साइड में है, तो करेक्ट आंसर इज B। और एक्चुअली ये जो एसिड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो कंपाउंड नजर आया, यस ये क्या है, मीसोफॉर्म है। तो आप बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं आपका जो प्रोडक्ट आया है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल था रॉफ डिग्रेडेशन का, आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आपके दिमाग में 3-4 चीजें इसकी पता होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है, जब भी ऐसी चीज हो तो आपके दिमाग में ब्रोमीन वाटर का रोल पता होना चाहिए, रूफ डिग्रेडेशन एजेंट का रोल पता होना चाहिए और नाइट्रिक एसिड का रोल पता होना चाहिए, और पीओएस थोड़ा सा स्टीरियो पता है तो आप बायोमोलिक्यूल के इन सवालों को कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं ना तो फिर रैंक एकाएक बढ़ता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं। तो किसी तरह का डाउट है क्या, नहीं है ना? कैसा लग रहा है एफर्ट आपको? अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो अपना बेस्ट मोमेंट कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइस, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसा, इसी के जैसा है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये पिछले वाले सवाल से ज्यादा ट्रिकी है और यहाँ पे थोड़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जरूरत से ज्यादा लगेगा पिछले सवाल के कंपैरिजन में। तो समझते हैं गाइस क्या है। सेम उसी तरीके का एक कंपाउंड है, आपको बताना है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिए मेजर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है जी, हाँ चलिए समझते हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास Br2H2 है, ठीक है, क्या कर सकता है, क्या इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना, क्या इसको ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करवा दीजिए। किस में ऑक्सीडाइज करवा देंगे, COOH में। चलो तो ये बन गया एसिड, यहां से आ गया OH, यहां से है OH, यहां से है CH2OH, यहां H और यहां H है। एग्री एग्री, आगे आओ। H2O2 Fe3+, अभी मैंने बताया ये क्या करता है मेरे भाई, ये एसिड को डिकार्बोक्सिलेट कर देता है। तो चलिए हटा दिया, यहां से CO2 निकल जाएगा, खत्म। अगले वाले कार्बन को क्या करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके नेक्स्ट, अब देखो क्या होगा, यहां से आ गया CHO, ये वही कार्बन है, ये वाला बच गया नीचे OH और H, यहां से आ गया OH और H, और यहां से क्या हो गया CH2OH। ओके, इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब आ जाओ KCnNH4Cl। ओके, अब साइनाइड आएगा, तो चलिए जरा इसको अच्छे से लिख देते हैं, C+OH। अब गाइस ये जो कार्बन है आपके पास sp2 है। अब जरा आप कार्बोनिल पे बैक में जाएं तो साइनाइड दो तरह से आ सकता है, एबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये sp2 है, sp2 होने का मतलब क्या है, प्लेनर है। तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई, यहाँ पे ना दो प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि जब साइनाइड इस पर अटैक करेगा तो O- आएगा और O- बाद में अमोनियम आयन से H+ खींच लेगा, तो OH में कन्वर्ट होगा। तो गाइस पहली प्रोबेबिलिटी है कि ये रहा OH, ये रहा H और ये रहा CH2OH, और यहां से पहली प्रोबेबिलिटी है, अगर मान लो साइनाइड ऊपर रखता हूं, मान लो O- इधर आया तो OHH ये आ सकता है। या गाइस दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, यहां से H और यहां से CH2OH और यहां से साइनाइड। ये दो पॉसिबिलिटीज है। एग्री करते हो मेरे से? सारे बच्चे एग्री करते हैं? बताइए हाँ या ना।
दो पॉसिबिलिटीज है। देखो साइनाइड तो लगेगा, लेकिन चूंकि प्लेन के ऊपर और नीचे दो तरह से अटैक हो सकता है, तो या तो OH इधर आ सकता है या तो OH इधर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं क्या हाइड्रोलिसिस की। तो आप सबको पता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होने से क्या बनता है मेरे भाई, एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पे क्या बन सकता है, यहां से आ गया H, ऊपर आ गया एसिड, हाँ नीचे आ गया OH और नीचे आ जाओ इस तरफ आपके पास आ गया OH, यहां पे आ गया H और यहां से आपके पास आ गया OH। तो पहला ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका करते हैं तो गाइस इसका करने पे क्या हो सकता था, देखो यहां से हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से हो गया OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H और यहां से हो गया OH। ठीक, अब गाइस आ जाओ, अगर हम बात करें नहीं आंसर्स की तो COH और CH2OH होना चाहिए, तो COH CH2OH होना चाहिए, तो COH CH2OH है यहां। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो है ही नहीं, इसमें एल्डिहाइड और एसिड है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, यहाँ पर एल्डिहाइड है ये ऑप्शन होगा नहीं, हाँ यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही तूफानी है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे आ जाइए COH CH2OH है ना, और OH ऑपोजिट, तो COOH और CH2OH क्लियर, OH और OH ऑपोजिट, देखो यही है ना COH CH2OH OH OH ऑपोजिट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है MCQ में इस सवाल को दे दे, तो मल्टीपल करेक्ट में दे देगा तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है और ये वाला भी करेक्ट आंसर हो सकता है फर्दर आपको बोल दे कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा देंगे दोनों को, तो ये तो ऑलरेडी एसिड था, ये एसिड बन जाएगा, लेकिन ये एसिड बनेगा फिर भी गाइस इसमें सिमेट्रिसिटी नजर नहीं आ रही है। यहां पर अगर आप एसिड बना देंगे तो POS नजर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे बहुत तरह की सवाल आपसे IIT मेडिकल है ना, क्या मैं बोलूं, ओलंपियाड KVPY व्हाटएवर कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। गाइस बहुत मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ सुनना, अभी जाना मत, रुको यार रुको, कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया और तुम बस खत्म हुआ भागने लगे, रुको, इतनी मेहनत के साथ ये सारी चीजें आपको बताई गई है ना। इतने देर से मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं और मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूं बेटा, मेरे ढेर सारे क्लासेस होते हैं, मेरा बुक का काम है, थीसिस का काम है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी मैं करता हूं और आपके लिए टाइम निकाल के जो भी प्रॉफिटेबल होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो मैं बात करता हूं, है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो उस चीज को समझते नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे, लाइफ के और ज्यादा मुकाम पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अभी छोटे बच्चे हो, नहीं समझ पाओगे चीजों को, फिर भी मैं जितना हो सकता है आपको उतना देने की कोशिश करता हूं। और लास्ट में गाइस मैं एक बात और बोलूंगा, हमारे 1 ईयर ड्रॉपर्स के कोर्स अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट हो रहे हैं 15 जून से, और गाइस 12th का 1 साल का कोर्स चल रहा है, जहां पर 3 जून से हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर से पूरा सिलेबस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। 11th इमर्ज बैच 2 साल का, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, तो आप जरूर प्लस पे आए। और अगर आप प्लस पे आते हैं अनअकैडमी प्लस पे तो आप यूज करेंगे कोड दैट इज व्हाट, IITN एक्सप्लेन्स, इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे जहां पे डाउट डिस्कशंस होता है, आपको अपडेट सेक्शंस में DPP मिलती है, शीट मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा एफर्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।